भारत की सबसे ताकतवर एजेंसी के पीछे एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दुनिया के इतिहास को बदल दिया, लेकिन खुद कभी सुर्खियों में नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप ठाकरे। आज हम बात करेंगे आर.एन. काव के बारे में। कौन थे ये आर.एन. काव? चलिए जानते हैं। यह घटना रामेश्वरम नाथ काव की है, जिन्हें राव का जनक भी कहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो छाया में रहकर देश की सुरक्षा का ढाल बना रहा। बांग्लादेश की आज़ादी से लेकर सिक्किम के भारत में विलय तक काव ने ऐसे कई ऑपरेशन को अंजाम दिया जिन्होंने भारत के भविष्य को आकार दिया। आखिर कौन थे ये आर.एन. काव? कैसे वे एक साधारण पुलिस अधिकारी से देश के सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी के प्रमुख बने? घटना 19वीं सदी की है, जब बनारस और इलाहाबाद के पलायन कर रहे कश्मीरी पंडितों की संख्या बढ़ने लगी थी। पहले विश्व युद्ध के कुछ आखिरी दिन चल रहे थे, जब ब्रिटिश राज में रिक्रूटिंग ऑफिसर पद पर तैनात द्वारका नाथ काव को दो बेटे हुए, श्याम सुंदर नाथ और रामेश्वरम नाथ काव। बांग्लादेश के आर्टिकेट वॉर के दुश्मन में स्ट्रेटेजिस्ट को नाप लेने वाले सिक्किम विलय के मास्टरमाइंड वहीं रामेश्वरम नाथ, जिन्हें हम स्पाई मास्टर आर.एन. काव के नाम से जानते हैं। इनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। आर.एन. काव का जन्म 10 मई 1918 को बनारस में हुआ था। पिता द्वारका नाथ काव बेटे के जन्म के बाद जल्द ही डिप्टी कलेक्टर बन गए थे, लेकिन महज 29 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। तब आर.एन. काव केवल 5 साल के थे। पिता के जाने के बाद उनका बचपन काफी अनसेटल रहा। ऐसा माना जाता है कि चीनी प्रधानमंत्री को मारने की साजिश के पीछे भी राव एजेंसी का ही हाथ था। 1955 की बात है, जब बडुंग इंडोनेशिया में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये उन देशों का सम्मेलन था जो गुट में नहीं थे। लीड करने वाले दो देश थे, भारत और पाकिस्तान। तब हिंदी चीनी भाई भाई का दौर था। चीन के प्रधानमंत्री झू झनलाई को इंडोनेशिया ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू के एक खास विमान को भेजा गया था, जिसका नाम लॉकहीड मार्टिन था। L749A एयरक्राफ्ट था, जो अमेरिका का इंपोर्ट किया हुआ था। जो प्लेन झन झूनलाई को ले जाने वाला था, उसका नाम कश्मीरी प्रिंसेस था। वहीं आपके मन में सवाल उठता होगा कि राव की स्थापना कब हुई थी? 1962 में चीन से जंग हारने के बाद भारत की पस्त हालत थी। पाकिस्तान ने 1965 में जंग छेड़ दिया। प्लान था घुसपैठ करके हमला करना। ऑपरेशन जिब्राल्टर पार्क आर्मी गुरिल्ला वॉर से कब्जा कर जमाना चाहती थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। आईबी को 1857 में बनाया गया था, जो इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस देख रही थी। लेकिन चीन और पाकिस्तान से जंग के बाद भारत को एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि उसे अपने एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को और भी मजबूत करना चाहिए। इनका बड़ा योगदान बांग्लादेश की स्थापना में भी रहा। 5 साल बाद 1971 में भारत पाकिस्तान फिर आमने सामने थे। जंग में भारत के पास थी इंटेलिजेंस एजेंसी। राव का खुफिया तंत्र इसका मजबूत था। उन्हें इस बात तक की जानकारी होती थी कि किस दिन पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाला है। राव ने पाकिस्तान के हवाई हमले की खुफिया जानकारी को इंटरसेप्ट किया। पूरी पाकिस्तान को आज़ाद कराने का प्लान पर्दे के पीछे चल रहा था। सामने थी इंडिया मिलिट्री और पीछे राव, जिसने 1 लाख से अधिक मुक्ति वाहिनी का तो आपने नाम सुना ही होगा दोस्तों। बंगाल की मुक्ति वाहिनियों के जवानों को भारत में ही ट्रेनिंग देना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे इनके किस्से हैं। कुछ किस्से इनके सिक्किम को भारत में भी विलय इन्होंने कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और वहाँ के जनक माने जाते हैं। ये बात है बांग्लादेश की स्थापना के बाद आर.एन. काव के सामने अब एक नया मिशन आने वाला था, सिक्किम का भारत से विलय। आज़ादी के वक्त सिक्किम अलग एक रियासत हुआ करती थी। सिक्किम पर चीन की नज़र थी, लेकिन यूएस दूतावास का दखल भी वहाँ पे बराबर दिख रहा था। साथ ही राजा योगाल सिक्किम के राजशाही बरकरार रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये भी अपनी तरफ से वहाँ पे जोर लगा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने काव से पूछा कि इसका कुछ हो सकता है क्या? राव के जॉइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात पीएन बंजारी ने सिर्फ 4 दिनों के
एक प्लान बनाया और आर्यन काओ ने इसे इंदिरा के सामने पेश किया और इन्होंने सिक्किम को भारत में विलय करने का पूरा प्लान पे इन्होंने काम किया और आपके सामने आज वर्तमान स्थिति आप देख सकते हैं। ऐसे थे हमारे खुफिया एजेंसी के एजेंट मिस्टर आर्यन काओ। ये कुछ हमारे भारत के वीर जवान हैं जो कभी पर्दे पे तो आए नहीं, लेकिन इनकी कहानी बहुत असहनीय है और एक भारत को एक अलग मुकाम पे लेके जाती है। ये दोस्तों ये कहानी जो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।